स्वागत है दोस्तों आपका सीपीपी टाइम्स में। पिछले वीडियोस में हमने रेफरेंसेस के बारे में बात की है। इस वीडियो में हम पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे। पॉइंटर सी प्लस प्लस में सी लैंग्वेज की वजह से आया और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। सी में रेफरेंसेस नहीं होते थे, सी में केवल पॉइंटर्स होते थे। तो आपको याद होगा मैंने वेरिएबल की जब बात की थी तो उसमें हम मेमोरी एड्रेसेस के बारे में बात करते थे। जैसे ये वेरिएबल ए मैंने जो लिया था, इसका मेमोरी एड्रेस 100 था। तो इस मेमोरी एड्रेस को स्टोर कराया जा सकता है किसी पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर एक वेरिएबल होने वाला है, करता क्या है, स्टोर करेगा एड्रेसेस ऑफ अदर वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दूं, मान लेते हैं ए एक वेरिएबल है, टाइप इंट है, इसका मेमोरी एड्रेस 100 है, वैल्यू 5 है। तो जब इसका पॉइंटर वेरिएबल बनेगा तो वो भी एक वेरिएबल होगा। लेट से उसका नाम हम पीए दे देते हैं। पीए में ये जो 100 है हमारा, उसे हम स्टोर करा देंगे पीए में। तो हम कहते हैं कि पीए एक पॉइंटर है टू एन इंटीजर वेरिएबल ए विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ ए। तो पीए का जो टाइप होने वाला है वो होगा इंट स्टार। उसे हम, उसका जो टाइप नेम रहेगा वो इंट स्टार रहेगा। और पीए का खुद का भी एक मेमोरी एड्रेस होगा क्योंकि वो भी वेरिएबल ही है, तो उसका भी मेमोरी एड्रेस होगा। तो हम बोलेंगे पॉइंटर पीए पॉइंट्स टू ए। इसे कोड में कैसे लिखेंगे? कोड में अगर मैं पहले इंटीजर वेरिएबल ए बनाऊं और जब मुझे पीए बनाना है तो मुझे टाइप नेम इंट स्टार देना होगा और उसे इनिशियलाइज करा दूंगा मैं एड्रेस ऑफ ए के साथ। ठीक है, तो ये चीज क्या है? तो दोस्तों एम% ए जो मैंने लिखा है ये बेसिकली एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। ये क्या करता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बेसिकली ए को एज एन एल वैल्यू लेता है और रिटर्न कराता है एक पॉइंटर जो कि एक टेम्पररी पॉइंटर होता है। उसमें ए का एड्रेस जो कि यहाँ पे 100 है, ए का जो एड्रेस है जो बेसिकली यहाँ पे 100 है, उसे यहाँ पे स्टोर करा लेता है। तो ये एक पॉइंटर है दोस्तों इंट स्टार टाइप का, और ये टेम्पररी पॉइंटर होने वाला है बेसिकली। कि ये जो पॉइंटर यहाँ पे जो अभी रिटर्न होगा यहाँ पे, वो ये टेम्पररी पॉइंटर होने वाला है, जो कि यानी कि ये जो पॉइंटर है वो मेमोरी में ज़्यादा देर तक ले नहीं रहने वाला, वो टेम्पररी वेरिएबल की तरह रहेगा। अब क्योंकि वो टेम्पररी है, इस लाइन के बाद वो गायब हो जाएगा, तो हम चाहेंगे कि उसे एक परमानेंट पॉइंटर में ही स्टोर करा लें। तो पीए जो है वो ये काम कर लेगा, पीए ये 100 की वैल्यू अपने में स्टोर करा लेगा थ्रू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि इंट स्टार पीए इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमने करा दिया एक पॉइंटर को इनिशियलाइज। पॉइंटर की हेल्प से हम जिसे भी पॉइंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज करा सकते हैं। तो अगर मुझे ए की वैल्यू चेंज करानी है तो मैं बेसिकली करने वाला हूँ पीए को डी रेफरेंस। तो डी रेफरेंस एक ऑपरेटर है। पीए इक्वल टू, मान लो मुझे ए की वैल्यू करानी है 6, तो जब मैं ऐसा लिखूंगा तो मैं ए की जो वैल्यू है उसे 5 की जगह 6 कर दूंगा। तो ये जो डी रेफरेंस ऑपरेटर है वो क्या करता है? डी रेफरेंस ऑपरेटर जो है दोस्तों, ये बेसिकली हमारे पॉइंटर वेरिएबल को लेता है एज एन एल वैल्यू और रिटर्न कर देता है वो एल वैल्यू जिसे पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है। तो पॉइंट किसे कर रहा है? पीए, पीए पॉइंट कर रहा है ए को, यानी कि डी रेफरेंस ऑपरेटर एक ए को रिटर्न कर देता है। ऑफ कोर्स ए एक एल वैल्यू है, डी रेफरेंस पीए इक्वल टू 6 करते हैं तो हम बेसिकली ए इक्वल टू 6 ही कर देते हैं। तो डी रेफरेंस पीए करके 6 करना और ए इक्वल टू 6 करना दोनों एक ही बात होगी। एक और चीज है दोस्तों, जो हमारा डी रेफरेंस ऑपरेटर है ये आर वैल्यूज के साथ भी वर्क करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने जब पीए दिया था वो एक एल वैल्यू था, राइट? अगर मैं इसे आर वैल्यू दूंगा तो भी वो काम कर देगा। आर वैल्यू कैसे दूंगा मैं? अगर मैंने लिखा %a, तो ये क्या रिटर्न कराएगा? ये रिटर्न कराएगा एक टेम्पररी पॉइंटर, राइट? ये जो टेम्पररी पॉइंटर है वो एक आर वैल्यू है। उस आर वैल्यू पे भी मैं डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा सकता हूँ। तो अगर मैं ब्रैकेट के साथ यहाँ पे डी रेफरेंस दूं तो कहने का मतलब है वो आर वैल्यू भी ले सकता है। आर वैल्यू कौन सी आर वैल्यू? जब मैंने %a किया, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ए लगाया, ए के साथ लगाया, तो क्या रिटर्न होगा? एक टेम्पररी पॉइंटर रिटर्न होगा और हम उस टेम्पररी पॉइंटर को ही डी रेफरेंस कर रहे हैं।
ये स्टार लिखने का यही मतलब है। और जब मैं उसे डीरेफरेंस कर दूंगा, क्योंकि वो टेम्पररी पॉइंटर भी ए को ही पॉइंट कर रहा होगा, वो जो टेम्पररी पॉइंटर है वो भी ए को ही पॉइंट कर रहा होगा, इसलिए ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखा है वो ए पे ही रिजॉल्व हो जाएगा। और यही वजह है कि जब मैं इसे इक्वल टू 7 कर दूंगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या मतलब हो जाएगा कि मैं ए की वैल्यू को 7 कर दूंगा। फाइन। तो ये था दोस्तों पॉइंटर का मेन रिडक्शन, यही है कि वो एक एड्रेस को स्टोर कर सकता है। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे पॉइंटर्स होने वाले हैं उन्हें हम रीसीट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि इसका बेसिकली मतलब ये है कि राइट नाउ हमारा जो पॉइंटर है पी ए, वो पॉइंट कर रहा है हमारे ए को। क्या मैं पी ए को किसी दूसरे वेरिएबल पे पॉइंट करा सकता हूँ? तो हाँ, हम वो कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने लिखा पी ए इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, जहां पे बी एक दूसरा वेरिएबल होगा, लेट से उसकी वैल्यू हो गई 10, ठीक है। तो जब मैं ये लाइन लिखूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, बी जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू 10 है और लेट से उसका एड्रेस 300, तो क्या करेगा पी ए? जैसे ही ये लाइन आएगी, पी ए इसको पॉइंट करने की जगह इसे पॉइंट करने लगेगा। तो पॉइंटर्स को रीसीट किया जा सकता है, अनलाइक रेफरेंसेस। रेफरेंसेस को रीसीट नहीं किया जा सकता। तो जितने भी पॉइंटर्स होंगे दोस्तों, वो चाहे फिर किसी भी टाइप का पॉइंटर हो, उनका जो साइज होगा वो 8 बाइट्स होने वाला है। फिर चाहे वो बूलियन का पॉइंटर हो या फिर वो इंटीजर का पॉइंटर हो या डबल का हो, सबका साइज 8 बाइट्स ही होगा। तो यहाँ पे बी के साइज की बात करें जो कि एक इंटीजर है, वो तो 4 बाइट्स का होता है, 0.8 बाइट्स का हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई पॉइंटर है जो किसी वेरिएबल ऑफ टाइप टी को पॉइंट कर रहा है, तो उसका टाइप नेम टी स्टार हो जाता है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं सेट ऑफ वैल्यूज की बात करूं, तो इसकी सेट ऑफ वैल्यूज क्या होने वाली है? आपको याद होगा टाइप्स के बारे में मैंने बताया था। अगर आप भूल गए हो कि सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ ऑपरेशंस क्या है, तो आप टाइप वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो सेट ऑफ वैल्यूज इसकी होने वाली है, या तो वो किसी तरह का एड्रेस स्टोर करेगा या फिर वो एक नल पॉइंटर नाम की एक वैल्यू को स्टोर करेगा। इन दो तरह की वैल्यूज एक पॉइंटर स्टोर कर सकता है। और इसके साथ जो ऑपरेशंस हो सकते हैं, वो इसका मेन ऑपरेशन डी रेफरेंस होता है, और एक एरो ऑपरेटर भी होता है जो कि हम ऊप्स में पढ़ेंगे, तो अभी इसे नहीं पढ़ेंगे। इस तरह से, क्योंकि एक वेरिएबल है तो और भी सारे ऑपरेशंस इसमें हो सकते हैं। तो एक पॉइंटर टाइप का जो वेरिएबल होगा, ये या तो कोई एड्रेस स्टोर कर सकता है या हमारा नल पॉइंटर टाइप का एक वैल्यू ये स्टोर करेगा। तो जब कोई पॉइंटर इस नल पीटीआर नाम के लिटरल को स्टोर करेगा, तो उसका बेसिकली मतलब होगा कि वो पॉइंटर नल पॉइंटर हो जाएगा, यानी कि वो किसी भी मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा है, वो किसी भी वेरिएबल को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो ऐसे पॉइंटर्स को हम नल पॉइंटर्स बोलते हैं। तो एक नल पॉइंटर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? लेट्स से मेरे पास इंट स्टार एक पॉइंटर है, तो अगर मैं उससे ऐसे एम्प्टी इनिशियलाइज कर दूं, तो वो नल पॉइंटर हो जाएगा। उसके अलावा मैं उससे या तो फिर वैल्यू ही दे दूं, तो इस तरह से नल पीटीआर बन जाएगा। तो इन दो तरीकों से आप एक नल पॉइंटर बना सकते हैं। तो नल पॉइंटर क्या है? वो किसी भी वेरिएबल को पॉइंट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी मेमोरी बनाऊं, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि पीटीआर रहेगा नाम, उसका टाइप नेम रहेगा इंट स्टार, और इसने स्टोर कर रखा है नल पीटीआर को, और इसका बेसिकली मतलब है कि ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा। सो इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अब नल पॉइंटर्स दोस्तों थोड़े डेंजरस होते हैं। अ, इन्हें आप डी रेफरेंस नहीं कर सकते। अगर आपने इन्हें डी रेफरेंस किया, तो आपका प्रोग्राम आपको एक अनडिफाइंड बिहेवियर शो करेगा। तो अगर मैंने लिख दिया अपने प्रोग्राम में, अगर मैंने इस पॉइंटर का यूज कर दिया, डी रेफरेंस पीटीआर इक्वल टू 6 लिख दिया, तो ये हो जाएगा, ये दे देगा हमें यूबी, यानी कि अनडिफाइंड बिहेवियर। तो ये नहीं करना है। अगर आपका पॉइंटर नल है, तो उसे डी रेफरेंस नहीं करना है। नल पॉइंटर्स का यूज क्या है?
अगर ये हमें अनडिफाइंड बिहेवियर दे रहे हैं और ये किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट भी नहीं कर रहे, तो ऐसे पॉइंटर को बनाने का फ़ायदा क्या है? तो ये नल पॉइंटर्स जो हैं दोस्तों, ये यूज़ किए जाते हैं टू अवॉइड डैंगलिंग पॉइंटर्स। तो डैंगलिंग पॉइंटर्स क्या होता है, पहले ये देखना पड़ेगा। तो डैंगलिंग पॉइंटर का एक एग्जांपल देखते हैं। तो अगर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल ए बनाया और फिर मैंने एक पॉइंटर लिया p, जिसने एड्रेस स्टोर कर लिया है a का, और फिर मैं क्या करूँगा, एक ब्लॉक में एक दूसरा वेरिएबल b बनाऊंगा। लेट्स से 0 इनिशियलाइज्ड है, और अब मैं जो p है उसे रीसीट करूंगा b पे, और फिर मैं बाहर आ जाऊंगा। और अब मैं क्या करूंगा, डी रेफरेंस करूंगा p को और वैल्यू सेट करूंगा लेट्स से 7। तो अगर मैंने ये कोड यूज किया, पहले इसका मेमोरी डायग्राम देखते हैं कि ये कोड एक्चुअली कर क्या रहा है। तो इसमें हो ये रहा है कि हमारे पास a है विद वैल्यू 5, इसका कुछ एड्रेस है लेट्स से 100। अब p जो है, p बना, p ने पॉइंट किया a को। तो पहली दो लाइन में तो ये हुआ, फिर तीसरी तीसरी लाइन आती है जिसमें बन जाता है b। अब जो b है, लेट्स से उसका मेमोरी एड्रेस 200 है। अब जब ये लाइन आएगी, p इक्वल टू एड्रेस ऑफ b, p पॉइंट करने लग जाएगा b को। अब होगा ये कि जब आप इस लाइन में आएंगे, तब तब तक b हो चुका होगा गायब, b हो जाएगा, आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा। तो b मेमोरी से चला जाएगा। अब p जो है अभी भी b को ही पॉइंट कर रहा है, p जो है अभी भी b को ही पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैंने डी रेफरेंस किया p को, तो बेसिकली मैं एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को डी रेफरेंस कर रहा हूं जो मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एक इनवैलिड मेमोरी है। तो अगर एक पॉइंटर इनवैलिड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, तो ऐसा पॉइंटर कहलाता है डैंगलिंग पॉइंटर। और ऐसे पॉइंटर्स को अगर आपने डी रेफरेंस किया, तो आपके प्रोग्राम में हो जाएगी यूबी, अनडिफाइंड बिहेवियर शो करेगा आपका प्रोग्राम। हो सकता है कि ये b की वैल्यू को 7 कर दे, पर b है ही नहीं, एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। आपका प्रोग्राम हो सकता है एरर ना दे, लेकिन आपका प्रोग्राम इनकरेक्ट माना जाएगा यूबी की वजह से, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल नहीं। तो डैंगलिंग पॉइंटर से कैसे बचा जाए? डैंगलिंग पॉइंटर से ये बचने का एक तरीका है कि आप क्योंकि p अब किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा, राइट? तो उसे हम, तो बेहतर होगा कि हम p को बोल दें कि तू किसी को भी पॉइंट मत कर, और वो हम करेंगे p को नल पॉइंटर वैल्यू दे के। तो जब मैं ये लाइन लिखूंगा, तब p जो है किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा, इट इज पॉइंटिंग टू नथिंग, ये किसी भी चीज को पॉइंट नहीं करेगा। फिर बात आती है नल चेक की। तो मैंने कहा कि एक नल पॉइंटर और एक डैंगलिंग पॉइंटर को डी रेफरेंस नहीं करना है। तो हम हमारे पास पॉइंटर की अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, तो दो पॉसिबिलिटी है। या तो वो किसी एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा किसी टाइम पे, या फिर वो नल पॉइंटर होगा। और हमको क्या करना है, अगर नल पॉइंटर है तो उसे चेक करना तो आसान है। तो अगर मैं किसी भी पॉइंटर का यूज करने जाऊंगा, तो सबसे पहले मैं चेक कर लूंगा कि क्या उसकी वैल्यू नल तो नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखूंगा, तो मैं चेक कर लूंगा कि वो नल है कि नहीं। अगर वो नल है, तो मैं इस कंडीशन में उसे डी रेफरेंस नहीं करूंगा, डू नॉट डी रेफरेंस। ऐसे में मुझे सिंपली रिटर्न हो जाना चाहिए। अब दो पॉसिबिलिटी है, अगर वो नल नहीं है, तो हम अगर एल्स में जाएं, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, या तो पॉइंटर या तो पॉइंटर डैंगलिंग होगा, या तो वो एक वैलिड मेमोरी को ही पॉइंट कर रहा होगा। अब ये दो पॉसिबिलिटी बच गई। तो अब डैंगलिंग कैसे चेक करें? तो दोस्तों, डैंगलिंग चेक करने का कोई तरीका नहीं। एक पॉइंटर अगर डैंगलिंग है, तो आप उसे कंपाइल टाइम पे तो कभी पता नहीं कर पाएंगे कि
कि वो डैंगलिंग है। कंपाइलर कभी पता नहीं कर पाएगा एक मेमोरी वैलिड है या नहीं है, ये चीज़ें रन टाइम पे ही पता चलती है। तो डैंगलिंग पॉइंटर है या नहीं है ये तो रन टाइम पे ही पता चलेगा। और रन टाइम पे कैसे पता चलेगा? जब आपका प्रोग्राम या तो क्रैश हो जाएगा, या तो आपको कोई सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगी, या तो आपको आ जाएगा कि आपका प्रोग्राम एकदम ही आउट ऑफ कंट्रोल है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो डैंगलिंग पॉइंटर्स काफ़ी डेंजरस होते हैं और वाकई कोई तरीका नहीं है, एटलीस्ट कंपाइल टाइम पे हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये पता करने का कि पॉइंटर डैंगलिंग है या नहीं है। राइट। तो अब एल्स की कंडीशन में रन टाइम पे ही पता चलेगा कि पॉइंटर डैंगलिंग है या नहीं है। तो इस मामले में पॉइंटर्स काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं। नल चेक करने का एक और तरीका है कि आप ऐसे लिख दें, नॉट ऑपरेटर लगा दे। तो ये चीज़ क्या है? तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होती है? ये चीज़ पॉसिबल होती है क्योंकि हमारे पॉइंटर्स जो है दोस्तों बूलियन बूलियन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक पॉइंटर बूलियन में जब कन्वर्ट होता है तो वो ट्रू और फॉल्स कब होगा? तो अगर वो एड्रेस स्टोर किए हुए है कोई सा, डैंगलिंग हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, अगर वो एड्रेस स्टोर किया हुआ है तो वो ट्रू वैल्यू पे कन्वर्ट होगा, नहीं तो वो नल पॉइंटर लिए हुआ है। अगर एड्रेस नहीं लिया है तो वो नल पॉइंटर है, और अगर वो नल पॉइंटर है तो वो फॉल्स पे कन्वर्ट होगा एज अ बुलियन। यानी कि जब मैं ये लिखता हूँ, इस लाइन का बेसिकली मतलब ये है, तो अगर वो नल है तो p हमारा कन्वर्ट होके फॉल्स आएगा, और फिर मैं उस पर नॉट ऑपरेटर लगा दे रहा हूँ तो नॉट नॉट ऑपरेटर उस फॉल्स को ट्रू कर देगा, और बेसिकली हमारा ये लाइन चलेगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि वो नल है। तो हमारे पॉइंटर जो है दोस्तों बूलियन में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब हम अलग अलग तरह के पॉइंटर्स की बात करेंगे। तो अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया है a, तो लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है a विथ मेमोरी एड्रेस लेट्स से 100, वैल्यू 5, और उसका टाइप है इंट। तो हम इसके किस किस तरह के पॉइंटर बना सकते हैं? एक पॉइंटर तो हमने देख लिया है ऑलरेडी, इंट स्टार ptr या pa बोल देते हैं, तो मैं इसे बोलूंगा pa1, ये स्टोर कर लेगा 100 को। तो लेट्स से इसका एड्रेस है 200। एक दूसरा पॉइंटर आप बना सकते हो इसका, जिसका टाइप नेम होने वाला है कॉन्स्ट इंट स्टार, इसे हम बोलते हैं पॉइंटर टू कांस्टेंट एल वैल्यू। तो अगर मैंने लिखा pa2, तो लेट से ये भी पॉइंट कर रहा है हमारे a को, और इसकी वैल्यू ये भी 100 स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो एक का टाइप हम इंट स्टार लिखेंगे, एक के टाइप में इंट स्टार के सामने कॉन्स्ट लगा देंगे। तो एक इस तरह के पॉइंटर आप बना सकते हो। एक तीसरे टाइप का पॉइंटर आप बना सकते हो, लेट से a को एक और पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और इसका टाइप नेम होने वाला है इंट स्टार बाद में कॉन्स्ट, और मान लेते हैं हम इसे बोलेंगे pa3। ये भी एक पॉइंटर है, ये भी 100 को ही स्टोर करेगा। तो ये pa3 है, ये भी पॉइंट कर रहा है हमारे a को ही। इंट स्टार कॉन्स्ट टाइप नेम है जो है वो इंट स्टार कॉन्स्ट होने वाला है। और एक और पॉइंटर आप बना सकते हो जो कि कॉम्बिनेशन होने वाला है इसका और इसका। तो बेसिकली दोनों को कंबाइन कर देंगे और हम लिखेंगे कॉन्स्ट इंट स्टार, फिर से कॉन्स्ट, और इसका नाम हम देंगे pa4। इसका एड्रेस लेट से 500 ले लेते हैं, ये भी 100 ही स्टोर करेगा। इसका टाइप नेम क्या है? कॉन्स्ट इंट स्टार और कॉन्स्ट, और ये भी हमारे ए को ही पॉइंट कर रहा है। तो हर तरफ से पॉइंटर लगे हुए हैं ए पे। ठीक है, तो कितने पॉइंटर दिख रहे हैं? पहला पॉइंटर pa1, दूसरा pa2, तीसरा है pa3, और चौथा है pa4। तो यहाँ पे 4 पॉइंटर हैं जो पॉइंट कर रहे हैं ए को। चारों पॉइंटर अलग है, किस किस तरह से अलग है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो pa1 से स्टार्ट करते हैं। pa1 जो है ये हमारे ए को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, और रीसीट भी कर सकता है। क्या मतलब है इसका? रीड करने का मतलब बेसिकली ये है कि pa1 जो है ए की वैल्यू को पढ़ सकता है, और प्रिंट करा सकता है, रिटर्न करा सकता है, किसी को वैल्यू दे सकता है। तो pa1 ये कर सकता है। pa1 राइट भी कर सकता है ए की वैल्यू को। क्या मतलब राइट कर सकता है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि वो ए की वैल्यू को
मॉडिफाई करके 6 भी कर सकता है, 7 भी कर सकता है, यानी कि वो ए की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकता है। इसके अलावा PA1 जो है किसी और को भी पॉइंट कर सकता है, यानी कि अगर PA1 को बाद में किसी दूसरे वेरिएबल को पॉइंट करना होगा तो वो कर सकता है, यानी कि रीसीटिंग की भी इजाजत है PA1 को। वहीं अगर हम आए PA2 पे, इसका टाइप नेम है कॉन्स्ट इंट स्टार। ये जो है ए को रीड कर सकता है, वो ए की वैल्यू को रीड कर सकता है, वो उसे रिटर्न कर सकता है, वो उस वैल्यू को एज एन ऑपरेंड ले सकता है, वो उस वैल्यू तो वो ए की वैल्यू को रीड कर सकता है, प्रिंट करा सकता है, लेकिन वो ए की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पे रीडिंग हो जाएगी, यहाँ पे राइट नहीं होगी। क्या रीसीट हो सकता है? तो हाँ, रीसीट भी हो जाएगा। यानी PA2 बाद में अगर किसी और वेरिएबल को पॉइंट करना चाहे तो कर सकता है। तो PA2 अपना रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, और रीसीट कर सकता है। फिर तीसरे पॉइंटर पे आते हैं PA3 पे। ये एक कांस्टेंट पॉइंटर कहलाता है। कांस्टेंट पॉइंटर कहलाता है, इसका क्या मतलब है कि PA3 जो है वो रीड कर सकता है, वो राइट भी कर सकता है, वो ए की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकता है, पर वो रीसीट नहीं कर सकता। अगर वो ए के अलावा किसी और के पास जाना चाहे, किसी और को पॉइंट करना चाहे, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तो रीड हो जाएगा, राइट भी हो जाएगा, पर रीसीट नहीं होगा। PA3 किसी और को पॉइंट नहीं कर पाएगा। अब एक बार उसने ए को पॉइंट करना शुरू कर दिया, अब वो किसी और को पॉइंट नहीं कर सकता, बिल्कुल रेफरेंस की तरह। रेफरेंसेस भी, रेफरेंस क्या होते थे, रीसीट नहीं कर पाते थे, राइट। लेकिन PA जो कि हमारे कांस्टेंट पॉइंटर्स जो है ना, वो रेफरेंसेस की तरह ही है, वो भी रीसीट नहीं हो सकते। पॉइंटर्स की खासियत ये थी, रेफरेंसेस से अलग इसलिए थे क्योंकि वो रीसीट हो पाते थे, लेकिन कांस्टेंट पॉइंटर्स रीसीट नहीं हो पाते, वो बिल्कुल रेफरेंस की तरह बन जाते हैं। फिर हमारे पास आता है चौथा पॉइंटर हमारा PA4। ठीक है, तो अब तो आप गैस भी कर लेंगे, ये रीड कर सकता है, ये राइट नहीं कर सकता, ये रीसीट भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो रीड हो जाएगा, राइट और रीसीटिंग नहीं होगी हमारे PA4 के साथ। तो PA4 ए की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं करेगा, रीड कर सकता है, प्रिंट एंड करा सकता है, ठीक है, उसकी वैल्यू को देख सकता है, पर राइट नहीं कर पाएगा। और PA4 अगर किसी और वेरिएबल को पॉइंट करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। तो ये 4 तरह के पॉइंटर्स आपको देखने को मिलेंगे C++ में।